वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपका आज का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइम के ऊपर। क्राइम के कॉजेज़ क्या हैं, क्राइम क्या होता है और ये इसके मेन जो रूट कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, हम इनको आज समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्राइम को समझने के लिए, क्राइम के कॉज समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्राइम क्या होता है। दोस्तों क्राइम की अगर बात की जाए तो क्राइम की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट टू द सोसाइटी एंड लॉ। लॉ की बात की जाए तो हम यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे जो हमें लॉ देता है। हर कंट्री का अलग होता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, तो हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो अपने इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं इस डेफिनेशन में, एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट टू द सोसाइटी और लॉ इज कॉल्ड क्राइम। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं एक अब थोड़े छोटे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होती हैं बट लॉ के नहीं होती हैं, और कुछ लॉ के होती हैं बट सोसाइटी के नहीं होती हैं। तो उनका भी हम आप एक एग्जांपल समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले ऐसी चीज़ लेते हैं जो लॉ के अगेंस्ट नहीं है बट वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अगेंस्ट है, सोसाइटी में उसको सही नहीं माना जाता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम आज के समय में, लिव इन रिलेशनशिप। एक लड़का और एक लड़की अपनी मर्जी से, दोनों की सहमति से कहीं पर साथ रहते हैं, तो कहीं कहीं छोटी जगहों पर, छोटी सिटीज़ में लोगों को आपत्ति होती है, सोसाइटी में उनको प्रॉब्लम होती है और सोसाइटी के लोग उसको अगेंस्ट मानते हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए लॉ में, तो लॉ के अगेंस्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। लॉ पूरी तरह कहता है कि हाँ आप रह सकते हैं अगर आप वयस्क हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के। सेम बात की जाती है इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिजेस जो होती हैं, वहाँ पर भी इसी तरह के कई इशूज़ देखे जाते हैं। सोसाइटी उनका विरोध करती है बट लॉ बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की जो 18 साल से ऊपर है, कोई भी लड़का जो 21 साल से ऊपर है, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। और किसी भी धर्म या जाति का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, वो लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। बट सोसाइटी इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती दोस्तों। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है बट सोसाइटी के अगेंस्ट है। अब बात की जाए, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है बट लॉ एक्सेप्ट नहीं करता है। इनके भी बहुत से अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, और इसका बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो अब तो नहीं देखने को मिलता है बट ऐसा सुनने में आता है कहीं कहीं रूरल एरियाज़ में या रिमोट जो एरियाज़ हैं, ट्राइबल्स वगैरह में, वहाँ पर ये होता है। वो होता है चाइल्ड मैरिज, जिसे हम हिंदी में बाल विवाह भी कहते हैं। बाल विवाह को कहीं ना कहीं सोसाइटी एक्सेप्ट करती है बट इसको कोर्ट पूरी तरह से डिनाई करता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी हाल में बाल विवाह की परमिशन नहीं देता है। अगर लड़की 18 से कम और लड़का 21 से कम है तो बाल विवाह की श्रेणी में आ जाएगा और उसको गैर कानूनी कोर्ट मानता है, बट सोसाइटीज़ इसको एक्सेप्ट करती हैं। और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक बीच में सबरीमाला का केस आपने सुना होगा, काफ़ी हाईलाइटेड रहा। जिस तरह लॉ कहता है किसी भी मंदिर में किसी को भी जाने की रोका नहीं जा सकता है जाने से, सबरीमाला केस में ऐसा ही हुआ था। एक महिला ने बोला था कि हमको जाना है और उसको लेकर कोर्ट में चली गई थी। कोर्ट ने महिला के फेवर में एक फैसला दिया था कि मंदिर एक आस्था का विषय और आस्था की जगह है जहाँ पर किसी को भी नहीं रोका जाना चाहिए। बट यहाँ पर भी लोगों के अपने अपने जो लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं वो बटे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं महिलाओं को जाना चाहिए, कुछ नहीं बोल। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इस बात पे मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होती हैं बट लॉ के नहीं होती हैं, कुछ लॉ के होती हैं बट सोसाइटी के नहीं होती हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन में आपको क्राइम समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्या होता है क्राइम, अब समझने की कोशिश करते हैं कि इनके कॉजेज क्या क्या होते हैं। अगर क्राइम की कॉज की जाए, अगर पहला नाम, सबसे पहला नाम आता है किसी भी तरह के क्राइम के कॉज की, तो वो आता है दोस्तों पॉवर्टी। अब दोस्तों पॉवर्टी की बात की जाए तो पॉवर्टी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉज है क्राइम का भी और दूसरी बहुत सारी चीज़ों का भी। पॉवर्टी की वजह से इंडिया में जो अपने न्यूबॉर्न में मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आ रहा है, न्यूट्रिशंस की कमी रही है न्यूबॉर्न में, उसका मेन रीज़न पॉवर्टी है, क्योंकि उनको उतने न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे, उतना उनका फूड नहीं मिल पा रहा है। एक तो ये अपने आप में कॉज उसका भी है। और अगर बात की जाए क्राइम की, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एक इंसान है जिसको सर्वाइव करना है और अगर उसके पास कोई काम नहीं है और किसी भी तरह से अर्न नहीं कर पा रहा है और वो गरीब है, मतलब वो अपना ज़रूरत की 2 वक्त की रोटी भी नहीं कर रहा है, तो उसको गलत रास्ता दिखाई देता है, ठीक है, और वो जाके क्राइम करता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कॉज है जिस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि किसी भी तरह से इसको ध्यान दिया जाए ताकि क्राइम रेट कम हो। और अगर दोस्तों पॉवर्टी की ही बात की जाए तो पॉवर्टी में ही कहीं ना कहीं घूम फिर के अनएम्प्लॉयमेंट भी जुड़ जाती है। ये भी एक अपने आप में कॉज ही है पॉवर्टी का, क्राइम का, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तभी तो पॉवर्टी है। अगर कोई पर्सन है जो 10 to 5 या 9 to 5 की जॉब कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो क्राइम की तरफ फोकस कर सके। मैक्सिमम केसेस में मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई जो जॉब कर रहा है वो क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे, और भी कई टाइप के क्राइम्स होते हैं। बट अगर कोई पर्सन मैक्सिमम केसेस में है जो मिडिल क्लास पर्सन होता है, जो 10 to 5 जॉब करता है, वो अपनी जॉब में अपना पूरी ईमानदारी से जॉब कर रहा है, अपनी अर्निंग कर रहा है, टैक्स फिल कर रहा है, उसको उसका इतना पैसा उसको मिल जा रहा है जॉब से कि वो अच्छा खा और पहन सकता है और रह सकता है, तो वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा।
मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में कहूँगा वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा। और क्राइम को रोकने का ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट तरीका है कि इंसान के पास कोई काम हो, जॉबलेस ना हो, जिसे वो एम्प्लॉयड हो, ताकि उसके पास काम हो और वो अपने काम में मेहनत कर सके, फोकस कर सके, ताकि उसका काम ध्यान इन सब चीज़ों पर ना जाए, वो क्राइम ना करे। ये मैक्सिमम केसेस में क्राइम का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि क्राइम ज़्यादातर उन्हीं लोगों द्वारा किए जाते हैं ज़्यादातर केसेस में जो अनएम्प्लॉयड है, जो कहीं ना कहीं से पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं और लालच में आ जाते हैं ज़्यादा पैसा अर्न करने की। अब जैसे मैंने लालच की बात की दोस्तों, तो लालच एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इसके एग्जांपल्स जैसा अगर आपने सोचा होगा जब मैंने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी कि एम्प्लॉयड पर्सन भी करते हैं क्राइम, तो बात वहीं पर आती है दोस्तों, वो फिर आ जाती है बात लालच की। अब लालच क्या है दोस्तों, ये हर किसी में तो नहीं होता है। कुछ लोग अपने जॉब के प्रति काफ़ी ईमानदार होते हैं और वो जॉब में काफ़ी मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं मैं मानता हूँ कि एक टीचर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि एक टीचर को एक या दो या तीन कितने भी लेक्चर मान लीजिए लेने हैं दिन में, तो वो टीचर अगर ईमानदारी से मेहनत करेगा तो एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन करता है, तब वो जाके लेक्चर देता है। तो उसको भी प्रिपरेशन भी करनी है, लेक्चर्स भी देने हैं, फिर कोऑर्डिनेट भी करना है। तो उसके साथ साथ उसके पास इतना टाइम नहीं ना कि वो क्राइम कर सके या लालच में पड़े। तो दोस्तों ये लालच आता ही ऐसी जगहों से है जहाँ से उसको रिसोर्सेज बन जाते हैं, वो इंसान लालच में पड़ के क्राइम करता है। बट ये वाला क्राइम उतना क्राइम नहीं है जितना हीनियस क्राइम ज़्यादा है सोसाइटी में। अगर कोई लालच में किसी का 500 या 5000 या 5 लाख का लॉस कर देता है तो वो एक फाइनेंशियल लॉस है। लेकिन जो दूसरे क्राइम्स हैं लाइक डकैती है, मर्डर है, बलगरी है, ये क्राइम काफ़ी ज़्यादा लॉस में लोगों की जान भी चली जाती है, तो वो ज़्यादा हीनियस क्राइम माने जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो लालच इतना बड़ा इशू नहीं जितना अनएम्प्लॉयमेंट है। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है क्राइम में। अगर देखा जाता है कई ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे जहां पर लोग सोसाइटी से परेशान होकर कोई क्राइम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी जब हम रहते हैं तो सोसाइटी एक फैमिली की तरह होती है। कहीं पर भी आप रहते हैं, आपके नेबरहुड के आपके काफ़ी अच्छे रिलेशंस होंगे। अगर उनकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि आपस में लड़ाई हो जाती है सोसाइटी में, कॉलोनी में, किसी कॉज को लेकर। वो कॉज कुछ भी हो सकता है कि किसी ने किसी के घर के बाहर कचरा फेंक दिया या किसी कि पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। ऐसे आपने एग्जांपल देखे होंगे, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, या इस तरह के छोटे छोटे एग्जांपल्स कैसे काफ़ी झगड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्राइम में बदल जाते हैं। तो दोस्तों इसका तो मेन तरीका यही है कि लोगों को थोड़ा सा टॉलरेंट बनना पड़ेगा, चीज़ों को सहना पड़ेगा और खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, गलती ना करें। ताकि किसी से अगर आपको लगता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो रही है तो कोशिश करें अगर आपके माफ़ी मांगने से लड़ाई झगड़ा शांत हो रहा है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर ओपिनियन होगा कंपैरिजन कि आप उस पर चिल्लाएं किसी भी पर्सन पर और उस झगड़े को बड़ा कर लें। अब दोस्तों हमने सोसाइटी की बात की, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही ध्यान देने लायक एक टॉपिक है, वो टॉपिक है दोस्तों ड्रग्स का। ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है देश की, और आपने कई एग्जांपल्स भी सुने होंगे कि पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं और भी अदर स्टेट्स में कहीं ना कहीं से ड्रग्स वगैरह आते हैं। ड्रग्स में अभी सर्वे भी आया था कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रग एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। ड्रग को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ड्रग ही क्राइम को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि आप छोटा सा समझिए कि अगर कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई सेल कर रहा है, और उसको कोई सेल कर रहा है तो उसका एक बड़ा डीलर भी हो सकता है। फिर वो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर हो रहा है या कहीं से उगाया जा रहा है। अगर वो सिंथेटिक ड्रग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल है, तो कोका है या कैनाबिस है, मैरिजुआना जो भी है वो कहीं ना कहीं से हार्वेस्ट किया जा रहा है और फिर लाया जा रहा है। तो दोस्तों ड्रग्स में भी यही इशू है। तो ड्रग्स जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है मनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ड्रग्स की इंसान को लत पड़ जाती है ड्रग्स की, और फिर इंसान उसके लिए कहीं से भी पैसा अरेंज करता है, लड़ाई झगड़े करता है, चोरी करता है, तो वो भी एक क्राइम का अपने आप में एक बहुत बड़ा इशूज़ है। फिर एक टॉपिक पे हम और आते हैं जो इसी रिलेटेड, वो है दोस्तों पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिकल किलिंग जिसे हम असैसिनेशंस भी बोलते हैं एक भाषा में, वो बहुत बड़े एग्जांपल हैं। आप राजीव गांधी से देखते हुए आ रहे हैं, और रिसेंटली अभी हाल ही में गौरी लंकेश और भी कई सारे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे। ये सब पॉलिटिकल किलिंग रही। तो पॉलिटिकल किलिंग्स दोस्तों, ये पॉलिटिक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इसमें ये ध्यान देने की बात है कि पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, ये उनको ध्यान देने की बात है कि पॉलिटिकल किलिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन टू विन द इलेक्शन। और अगर आप इलेक्शन जीत कर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की किलिंग है। तो दोस्तों इसका तो सबसे बड़ा रीज़न सोसाइटी में मैं कहूँगा आम आदमी के हाथ में तो नहीं है इसको कंट्रोल करना, बट इसको कंट्रोल तो हमारे पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल किलिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होगा, तभी तो पॉलिटिकल किलिंग हुई है। अब दोस्तों पॉलिटिकल किलिंग के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉज आता है, वो होता है रिलीजन।
दोस्तों इसके नाम पर मेरा मानना है कि अगर रिलीजन के नाम पर कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मर्डर हो रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो वो गलत है। क्योंकि आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म में किसी की हत्या करना तो नहीं सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये एक अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कॉज है, जो कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा हुआ। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे जो अभी वो किसी भी रीजन से हुई हो हत्या, अगर उसमें रिलीजन इन्वॉल्व है तो वो गलत है। जो कर रहे हैं वो भी गलत है, जिनके साथ हुआ उनके साथ तो खैर गलत हुआ ही हुआ है। तो फिर चाहे वो मर्डर का हो, चाहे रिलीजन को लेके किसी दूसरी तरह का क्राइम हो, ठीक है, उस और इसी रिलीजन के क्राइम में मैं अंधविश्वास को भी जोड़ता हूँ। जैसे कोविड सिचुएशन चल रहा है, इसमें कहीं पर लोगों ने तावीज़ देना शुरू कर दिए, कोरोना के लिए झाड़ फूँक शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले तो अपने डॉक्टर्स के लिए आप कैंडल जला रहे हैं, आप उनको ताली और थाली बजाकर आप उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनकी मेहनत को आप हौसला अफजाई दे रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप टोना टोटका और ये तावीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो गलत है। बट रिलीजन की वजह से कोई क्राइम हो रहा है, जो कि होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कॉमन मैन का। कॉमन मैन को ये समझना होगा कि रिलीजन की वजह से क्राइम क्यों हो रहा है और वो किस तरह के रिलीजन को फॉलो कर रहा है कि वहाँ पर वो क्राइम परफॉर्म किया जा रहा है। किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में, मुझे तो नहीं लगता है, बिलोंग्स टू अ हिंदू कम्युनिटी, मेरी फैमिली में बौद्धिस्ट लोग भी हैं, तो वहाँ पर कहीं पर भी किसी को भी ये तो मुझे नहीं लगता कि सिखाया गया है कि किलिंग इज़ अ गुड थिंग फॉर द रिलीजन। और तो रिलीजन एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्राइम को लेकर। वो कई तरह के क्राइम होते हैं, लोग फ्रॉड बन के, ढोंगी बाबा जो बन के आ जाते हैं, वो लोगों को लूटते हैं, गरीब आदमी का पैसा। सीधी सी बात है, उनके पास गरीब आदमी सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। एक मिडिल क्लास आदमी भी उनके पास जाता है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, लोगों के मन में छोटी छोटी इच्छाएं होती है। गरीब आदमी चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, या बाबा जी ऐसा कुछ करवा दीजिए, वो हो जाए, तो वो पैसे देकर आता है। जो दे रहा है वो भी एक तरह से क्राइम ही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। उनको अगर एक इंसान से 10 रुपये मिल रहे हैं और उनका रोज के 100 इंसान आ रहे हैं, तो 1000 रुपये वो डेली का अर्न कर रहे हैं बिना कुछ किए, सिर्फ सजेशन दे के कि आज अजीब अजीब तरह के लोग बाबाज आ जाते हैं, कोई बोलता है हरी चटनी खाओ, कोई बोलता है लाल चटनी खाओ। तो ये भी एक क्राइम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है क्राइम का। और दोस्तों एक और लास्ट जो टॉपिक है क्राइम के कॉज का, वो मतलब मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर होता, बट वो है, तो हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। वो टॉपिक है दोस्तों, कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम में किसी को न्याय ना मिल पाना। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि हमारा अनफेयर जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं काम कर जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कहीं किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेके मजिस्ट्रेट के वर्डिक्ट तक हो सकती है। और कहीं पर भी कुछ भी अनफेयर हुआ है किसी पर्सन के साथ, तो आपने बहुत सारे सुना होगा कि एक बेकसूर इंसान जेल चला गया और वो जब वहाँ से निकला तो वो क्रिमिनल बन गया। तो दोस्तों अगर आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ से इंडिया में एक लॉ है कि अगर आपको किसी क्राइम में सज़ा हो जाती है और आप जेल काट के आते हो, तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। और ऑब्वियस सी बात है, आप किसी क्राइम में फंस जाते हैं और आप सज़ा काट के आते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब तो छोड़िए, आपको प्राइवेट में भी जाएंगे, आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा और आपको बताना ही पड़ेगा। आप बताते हैं, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। आजकल कंपनियां बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, प्राइवेट भी, उन्हें पता चलेगा। तो बात वो खुद नहीं रखना चाहते कि हमारे यहाँ क्रिमिनल काम करे। आपने वो क्राइम किया है या नहीं है, जो पर्सन जेल गया उसने क्राइम किया है या नहीं किया, वो तो सेकंड थिंग है। जब कोर्ट ने सज़ा सुना दी, तो हमारे यहाँ तो ये माना जाता है अगर कोर्ट ने सज़ा सुनाई तो सही है। और अगर वो गलती हुई है कहीं ना कहीं और वो इंसान फंस गया है और उस 2 साल 3 साल 5 साल जितने साल भी वो जेल काट के बाहर आएगा, तो उसके ऊपर क्रिमिनल का टैग लग जाता है और वो टैग उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो उस इंसान को लगता है कि सही तरीके से तो पैसा हम नहीं कमा सकते, हम अपना पेट नहीं पाल सकते, तो हमें गलत तरीका ही अपनाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। और इस कॉज को दूर करने में दोस्तों मेरा मानना है कि अगर फॉरेंसिक्स ईमानदारी से काम करे और प्रॉपर जो मैन फोर्स है फॉरेंसिक्स का, वो एक साथ काम करे और जो वैकेंट जगह है वो फिलअप हो जाए, तो ये जो बेगुनाहों को जो सज़ा हो जाती है उसमें हम ज़्यादा, मैं नहीं बोलता कि 100% रोक देंगे, बट अप टू 50% तो हम हेल्प कर ही सकते हैं कि ऐसे क्राइम्स में वैसे लोग ना फंसे। और ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर कि हमारी फॉरेंसिक्स की हेल्प पे बेगुनाहों को बचाया गया है, गुनहगार को ढूंढा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। क्राइम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में बताएं। कुछ भी बताना सजेशन है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। और आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे क्राइम के बारे में और अच्छे से, कॉग्निजेबल क्राइम, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम और लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या क्राइम कैसे कैसे होता है। अभी हम लॉ जब पढ़ना शुरू करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।